ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा हिंदू मुसलमान की। अब इस देश में हर बात पर होने लगा है हिंदू मुसलमान, और मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, हम भी आग में घी डालने का ही काम कर रहे हैं। और ये कहने पर मुझे क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। मैं 3 तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर है मालेगांव धमाका, जो आज से 17 साल पहले हुआ था। उसमें 7 लोग मारे गए थे, 100 के करीब लोग जख्मी हुए। 6150 दिन बाद फैसला आया एनआईए अदालत का, और सातों के सातों जो आरोपी थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सांसद रह चुकी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, 7 हिंदू, वो बरी हो गए। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अरे भगवा आतंकवाद कहते थे, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को अपमानित करती थी कांग्रेस। देखिए, भंडाफोड़ हो गया, पोल खुल गई, अदालत ने सभी को बरी कर दिया। अब दूसरी तस्वीर, ये 21 जुलाई की है। अभी 21 जुलाई बीती है। तब मुंबई धमाकों पर सीरियल ब्लास्ट जो 19 साल पहले हुए थे, 2 साल पहले मालेगांव से, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, और इस फैसले में 12 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया गया। 189 लोगों की मौत हुई थी और 824 लोग जख्मी हुए थे। यहां 12 के 12 आरोपी मुसलमान थे। 2 ही दिन में 23 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि यह फैसला गलत है। ये तो आरोपी हैं जी, क्योंकि ये मुसलमान थे। और एनआईए ने कह दिया कि भाई नहीं, और उसकी तफसील मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो भगवा आतंक के सारे आरोप गलत थे। यानी कि आतंक का भी धर्म होता है। यह कहा जा रहा है, भाई देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं गर्व से कह सकता हूं कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। ये नक्सलवादी कौन है? लिट्टे के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन दुनिया का। और इसके चलते क्या आम आदमी के मन में, उसके दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है सांप्रदायिकता का। और उसकी एक तस्वीर, अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह पुणे की है, 5 दिन पहले की तस्वीर। हकीमुद्दीन शेख, आपने नाम नहीं सुना होगा, पर करगिल में ऑपरेशन विजय के तहत जो भारत ने विजय हासिल की थी, पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके योद्धा, जी हां उसके योद्धा, उसके वीर हकीमुद्दीन शेख रात को अपने घर में पुणे में अपने परिवार के साथ सो रहे थे। घुस गए कुछ गुंडे पुलिस के साथ, बजरंग दल का बता रहे थे अपने आप को, और कहने लगे तुम तो बांग्लादेशी हो। बताते रह गए, भाई मैं फौजी हूं, करगिल में देश के लिए लड़ा हूं। कि नहीं, तुम बांग्लादेशी हो। एफआईआर हुई है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार का परम धर्म होता है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको समान रूप से देखना। पर यहां पर अलग अलग चश्मा, अलग अलग आईना दिखाया जा रहा है क्या? और सही सवाल भी पूछे जा रहे हैं क्या? तो आज सीधा सवाल में मैं चर्चा करने वाला हूं किस तरह से देश में अब हर चीज, हर मुद्दा, कोई भी घटना हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखी जाने लगी है। ये न्यू नॉर्मल हो गया है। आज एनआईए कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया मालेगांव धमाके को लेकर। यह बात अलग है कि 6150 दिन बाद यह फैसला आया है। 17 साल लग गए एनआईए की अदालत को फैसला देने में, और इस फैसले में 7 के 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और आरोपियों में कौन? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सांसद रही,
भोपाल से बीजेपी की। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित रिटायर्ड, पहले वो आर्मी के शख्स जो आतंकवाद के मामले में जिन्हें जेल जाना पड़ा। मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर। अब ये क्या क्या वजह बताई गई कि सेशन नंबर ढंग से नहीं किया गया, रिकॉर्ड भाई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ही थी या नहीं थी, ये पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया। जो इलाका था वो कंटामिनेट कर दिया गया या वो संक्रमित हो गया था, सबूतों पर कितना भरोसा किया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मोटी तस्वीर, सातों के सातों आरोपी बरी, तो राजनीतिक बवाल उठा और उठना लाजमी भी था, क्योंकि मालेगांव धमाके के बाद कांग्रेस लगातार यह सवाल उठा रही थी कि भाई एक जिहादी आतंकवाद भी है और एक क्या हिंदू भगवा आतंकवाद भी शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने इस बाबत दो बार चिट्ठी लिखी थी, 2008 में भी लिखी और 2010 में भी लिखी, अलग अलग गृह मंत्री थे। भगवा आतंकवाद की बात की गई, पी चिदम्बरम गृह मंत्री होते हुए उन्होंने कही। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने भी यह बात कही, बाद में माफी भी मांगी। तो अब बीजेपी को मौका मिला कि ये कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। पुष्कर सिंह धामी, एक और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, कह रहे हैं कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद जैसे झूठे नैरेटिव से साधु संतों, सनातनी संस्कृति और राष्ट्रभक्तों को बदनाम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। अब दरअसल आतंकवाद का रंग होता है या नहीं, या आतंकवाद सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है। वो 2 दशक पहले यह बात चलती थी, मुंबई में बहुत चली, जब वहां पर धमाके होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, कि भाई हर मुसलमान आतंकी नहीं है, पर जितने आतंकी पकड़े जाते हैं 99% मुसलमान क्यों होते हैं। तो दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। 21 जुलाई बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया। यह था मुंबई सीरियल धमाकों का। यह मालेगांव से 2 साल पहले हुआ था, 2006 में, यानी कि 19 साल हो चुके हैं। 12 आरोपी थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 आरोपियों को बरी कर दिया। तो भाई ये मुसलमानों पर गलत आरोप लगा दिए जाते हैं क्या? इनको आतंकवादी सीधे मान लिया जाता है क्या? यह सवाल किसी ने नहीं उठाया, बल्कि तुरंत फुरत देवेंद्र फडणवीस सरकार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई 23 जुलाई को, 2 दिन बाद, और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब सवाल यहां पर यह है कि एनआईए के फैसले के खिलाफ क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार ऊपरी अदालत में जाएगी? जो पीड़ित हैं, जिनके अपनों की मौत हुई, वो तो कह रहे हैं हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, पर क्या हम एक तराजू में तौल रहे हैं? क्या राजधर्म निभाया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अभी 2 दिन पहले राज्यसभा में गरजे थे। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में 2 टूक कह रहा हूं कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की है। अच्छा, कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये नक्सलवादी आतंकवादी हैं या नहीं है? इस सवाल का क्या कोई जवाब देगा? लिट्टे, श्रीलंकाई आतंकवादी गुट जिसने हत्या कर दी हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, सबसे खुखार आतंकवादी गुट माना जाता है।
ये सारे हिंदू थे। लिट्टे तमिल हैं, हिंदू हैं। और बीजेपी तो कहती है कि सिख भी हिंदू होते हैं। सिख हिंदू हैं तो ये खालिस्तानी आतंकवादी जो थे 15 साल जिन्होंने खुरेजी मचाए रखी, खून खराबा किया, पंजाब में धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी, तो वो भी आतंकी नहीं हो सकते। और ऐसी सोच जो अब वायरल हो रही है, उसी का एक नतीजा देखने को मिला पुणे में। हकीमुद्दीन शेख, ये 26 जुलाई की घटना है, आज से 5 दिन पहले। इनका परिचय यह है कि करगिल में लड़े थे, करगिल के योद्धा हैं ये, देश की आन बान शान, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलने को तैयार। हकीमुद्दीन, इनका परिवार रहता है पुणे में। बस गए थे, ये प्रतापगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और 26 जुलाई की रात 12 बजे 70 से 80 लोग दरवाजा पीटने लगे, बदतमीजी की, जोर जबरदस्ती की वहां पर, ना सिर्फ हकीमुद्दीन के साथ बल्कि वहां पर मौजूद महिलाएं और बच्चों के साथ, और दस्तावेज मांगने लगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, साथ में पुलिस लेकर आए हुए। ये प्राइवेट मिलिशिया, कहां से इनको इजाजत हो गई किसी का घर खटखटाए रात के 12 बजे और दस्तावेज मांगने लगे। दस्तावेज दिखा भी दिए, बता भी दिया, भाई फौजी हूं, आधार दिखा दिए कि ये सब नकली है, ये फर्जी है, तुम तो बांग्लादेशी हो। वहां स्थानीय संगठन आए, सामने आए, मुद्दा उठाया, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज हुई। और अभी तक 5 दिन हो गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक भी। और हकीमुद्दीन के परिवार में जो उनके चचा जान हैं, नईमुल्ला खान, उन्होंने 65 की जंग भी लड़ी और 71 की भी। और मोहम्मद सलीम, एक और उनके चाचा, 1967 में फौज में भर्ती हुए थे। फौजियों का परिवार है ये। कल हवलदार अब्दुल हमीद को भी भारतीय मानने से कोई इनकार कर देगा? क्या वो दिन बहुत नजदीक है? और ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, अपने मेहमानों से तो पूछूंगा, हम किस तरफ जा रहे हैं? यह सही रहा है क्या? इसी से देश का कल्याण होगा? करते रहो हिंदू मुसलमान, होगा देश का कल्याण, बन जाएंगे हम विश्व गुरु। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आतंक पर भी हिंदू मुसलमान, हो जाएगा देश का कल्याण, होगा देश का कल्याण। और करगिल योद्धा का अपमान, वजह हिंदू मुसलमान। कहीं अब कोई सुरक्षित नहीं है क्या? किसी भी बात पर थपड़ाए जा सकते हो, पहचान मांगी जा सकती है, बतानी ही होगी। चर्चा में मेरे साथ महाराष्ट्र में सरकार में हिस्सेदार हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय। स्टूडियो में मेरे साथ अभय दुबे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान यशोवर्धन झा आजाद, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तो सौरभ मालवीय है, मतलब कोई जगह बचेगी जहां हिंदू मुसलमान नहीं होगा? मालेगांव में आरोपियों को बरी कर दिया एनआईए अदालत, ये पहला स्टेप होता है। तो भगवा आतंकवाद के आरोप, देखिए देखिए देखिए, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा था, पोल खुल गई।
तो ये 21 जुलाई को 12 लोग बरी हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किए, ऊपरी अदालत है एनआईए से, तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार। एक ही तराजू में तौल रहे हैं सबको या तराजू अलग हैं? संदीप जी, कुछ चीजें समाज पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। और बाकी जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से काम करती है। मैं ये जो वाक्य कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं कि कुछ चीजें समाज पर छोड़ देनी चाहिए, इसका सीधे मायने है कि इस देश में लंबे समय तक समाज को बांटने, तोड़ने, लड़ाने का काम एक कुत्सित विचार के तहत संकीर्ण सोच के साथ कुछ राजनीतिक दलों ने किया, और वो समाज को पता है। समाज इस बात को खूब अच्छी तरह से, लोग, समाज, जनता, देश, दुनिया सबको मालूम है, सब समझते हैं। ऐसे में 17 साल तक जिस निर्दोष एक सन्यासी को, जिस निर्दोष उससे अच्छा, उस पहलू पर आते हैं। लोगों को अभी आपने दूसरा पहलू भी जोड़ दिया प्रोफेसर साहब। अभी एक सेकंड, आपने कहा समाज पर छोड़ देना चाहिए कुत्सित मानसिकता और संकीर्ण सोच, ये 3 चीजें आपने जिक्र किया। तो ये 26 जुलाई की रात 12 बजे एक फौजी देश के लिए जो लड़ा, उसके घर 70-80 लोग रात के 12 बजे आते हैं, दरवाजा पीटते हैं, पहचान मांगते हैं, स्वीकारते भी नहीं, आरोप लगाते हैं बांग्लादेशियों, जोर जबरदस्ती बदतमीजी करते हैं घर की महिलाओं और बच्चों के साथ। इसी समाज के हाथ छोड़ने की बात कर रहे हैं कि समाज के कुछ फैसले समाज के ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसा ही समाज ना? इनकी तो कोई कुत्सित सोच नहीं है, ना संकीर्ण विचारधारा है, ये बहुत खुले मन के, बहुत दयालु लोग हैं। संदीप जी, फौजी के साथ, एक सैनिक के साथ, किसी भी प्रकार से, या समाज के किसी भी व्यक्ति से, सामान्य नागरिक के साथ कोई कुछ भी इस तरह से व्यवहार करता है, वह अपराध की श्रेणी में है। उसे कठोर सजा, दंड मिलनी चाहिए, जैसे और मिल गया मिलेगी। ना इसमें कुंवर विजय शाह को, जो मध्य प्रदेश में मंत्री है ना आपका एक, वो हमारी वीर फौजी, हमारी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है। क्या हुआ उसका? एफआईआर हो गई, वो एसआईटी बनाई गई, वो भी अभी 4 दिन पहले पहली बार पूछताछ करने पहुंची। संदीप जी, एक बार नहीं, अनेक बार विजय शाह के द्वारा लिखित पार्टी को, संगठन को और सार्वजनिक रूप से क्या सजा हुई? आपने कहा सजा होनी चाहिए, क्या सजा हुई? सजा हुई कि अभयदान मिल गया? ये जो भी अपने आप को कुंवर कहता घूमता है। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं संदीप जी, कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके बयानों से अपराध करता है, और वह फिर इस बात के लिए सजा सार्वजनिक रूप से मांग रहा है, तो सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक दंड बहुत बड़ा दंड होता है। लेकिन जरा सा संदीप जी, अच्छा, आप विषयांतर कर दिए, मेरा कुछ कहना है। हाँ बोलिए ना। आप देखिए, नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं ना उधर। आज का मुद्दा क्या है कि कांग्रेस के चरित्र का समाज ने देखा, बाहर आया। आज का मुद्दा क्या है? 17 वर्षों से जिस षड्यंत्र को रचा, गढ़ा, बनाया, उसे समाज ने देखा। आज का मुद्दा क्या है? उस भगवा को, आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले इन चेहरों पर काली तेजाब पड़नी चाहिए। इन लोगों को शर्म से डूबना चाहिए और देश के सामने आके, भारत के सामने आके, भारत मैं आपकी संवेदनाओं का, आपके गुस्से का पूरा सम्मान कर रहा हूं। तो ये तो 17 साल पहले की बात हुई। वो 19 साल पहले वो 12 जो आरोपी थे, आरोपी बनाया, शर्मसार रहे, मुंह छिपाते घूम रहे थे, उनको बरी कर दिया गया, तो कहा यह फैसला गलत है। मतलब ये फैसला, मालेगांव में फैसला सही है, मुंबई सीरियल धमाके में फैसला गलत है। तो वही पैमाना वहां लगे तो ये मुसलमानों को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये क्यों ना पूछूं? मेरा सवाल ये है।
संदीप जी आपका सवाल वाजिब है। मुसलमानों को कौन बदनाम कर रहा है? यहां तो सनातन को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए। और कौन रच रहा है? देश का गृह मंत्री, देश का एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री कौन कर रहा है? वो मैंने पूरी तफसील दी, दिग्विजय सिंह से लेकर, चिदम्बरम से लेकर और शिंदे, सबने भगवा आतंक ये शब्द का इस्तेमाल किया। शिंदे ने तो 2013 में गृह मंत्री थे, उन्होंने माफी भी मांगी इस बात को लेकर। पर उस वक्त गृह सचिव कौन थे? प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आर.के. सिंह। वो बाद में क्या हुए? बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, अभी भी हैं सांसद। तो आर.के. सिंह को तो आपने इनाम दिया था। वो भगवा आतंकवाद शब्द तो उन्होंने गढ़ा था, वो गृह सचिव थे उस वक्त। नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन कैसे की। अच्छा, आप भी इस बात को जानते हैं कि जो कहा वो कानून बना, जो गढ़ा उसको पारित किया। संविधान से कांग्रेस ने कभी देश को नहीं चलाया है। संविधान से चलाया होता तो भगवा को आतंकवादी नहीं कहती। अच्छा, भगवा आतंकवादी नहीं होता तो उनके एक सेकंड, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। एक मिनट, जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब हिंदू, बताइए ना प्लीज, मैं जानना चाहता हूं। अब सुन, बस मैं बता रहा हूं। हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं होता। अच्छा, ये जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं, ये हत्यारे पकड़े जाते हैं, सीरियल रेपिस्ट, विरोधियों ने, ये हत्यारे, इनमें हिंदू होता ही नहीं, हिंदू अपराधी नहीं करता, इतना सहिष्णु होता है। नहीं, देखिए अपराध कोई भी कर सकता है। देखिए अपराध कोई भी कर सकता है, और हर अपराध, बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला, वो आतंकी, वो आतंकवाद। दुनिया भर में, संदीप जी कुछ आंकड़े दे रहा हूं आपको, संदीप। हाँ, दीजिए। पूरी दुनिया भर में लिस्टेड आतंकवादियों की संख्या, उन संगठनों की संख्या देखेंगे तो नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं है? 70 की संख्या आती है। पूरे नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? पूरी दुनिया नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? बताइए, अरे बताइए ना, बाकी मेहमान भी बैठे हैं ना। यस, बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूं, दुनिया भर में 60 से 70 लिस्टेड आतंकवादी संगठन है, जिसमें पूरे के पूरे इस्लाम को मानने वाले हैं। नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? मजहब आधारित आतंकवाद है। नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? हाँ संदीप जी, ये प्रश्न सवाल, नक्सल को नष्ट करना, नक्सल को समूल आतंकवादी हैं कि नहीं? लगातार 10 आतंकवादी हैं कि नहीं? और उसमें हिंदू हैं? नक्सल आतंकवादी हैं, नक्सल पूरी तरह आतंकवादी, सारे हिंदू ही हैं नक्सल एक विचार से प्रेरित हैं तो हिंदू। देखिए संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अवसर ही नहीं दे रहे हैं आप। नक्सली पूरी तरह से एक विचार से प्रेरित भटके हुए लोग हैं, जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। यह है नक्सली। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अभी महबूबा मुफ्ती सईद का बयान आया है कि देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी तो गोडसे ही रहा है, जिसने गांधी को गोली मारी थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी देश का नथुराम गोडसे है कि नहीं? वो तो हिंदू था, या गलत कह रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए नहीं, बिल्कुल भाई, ये तो आजादी है, आप स्वतंत्रता। अच्छा, आतंकवादी है कि नहीं? वो देश का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे है कि नहीं? उनको बोलने का पूरा अधिकार है, उनको, मैं आपके विचार जानना चाह बोलने का अधिकार है। कोई भी किसी को कुछ भी बोलने का मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल भी, देखिए किसी की हत्या करना सदैव गलत है, निंदनीय है, और वो भी राष्ट्रपिता की हत्या निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे जिन कारणों से जो आतंकवादी था नथुराम गोडसे, नहीं होता है आतंकवादी, वह आतंकवादी था कि नहीं था? कोई भी व्यक्ति नहीं। देखिए अपराधी और आतंकवादी में अंतर होता है, इस बात को आप जानते हैं। अच्छा, वो अपराधी था, आतंकवादी नहीं था। आप अभी, अच्छा, सिख हिंदू धर्म में ही है ना शामिल? परसों की घटना, अच्छा, सिख हिंदू धर्म में ही शामिल है ना प्रोफेसर साहब? संदीप जी, आप लोग तो कहते हैं आरएसएस भी मानता है और बीजेपी भी। नहीं, अब मैं सिख स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं ना। सिख हिंदू है ना? हिंदू हैं, एकदम हिंदू है, सिख हिंदू। तो खालिस्तानी आतंकवादी भी हिंदू थे,
और कम हिंदुओं को पहचान करके बसों से उतार के लाइन में खड़ा करके गोली मारा करते थे। हिंदू हिंदू की हत्या कर रहा था और वो आतंकवादी था। देखिए संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ कि समझना है। चंद भटके हुए लोगों से अच्छा, वहाँ पूरी चंद भटके हुए समाज को न जोड़ सकते। अच्छा, मुसलमानों में चंद भटके लोग नहीं है, और वहां एक पूरे विशेष समाज को विचार बदनाम के कर लिए, एक दीजिए। विशेष मजहब के लिए सिखों ने नहीं ये बताइए आप संदीप जी, आप सुन प्रश्न का उत्तर लीजिए और जरा सा सुन लीजिएगा। क्या लिट्टे ने या जिन लोगों के नाम आप लिए, जहां जहां लिए, जिन हिंदू चेहरों को नाम लिए नक्सलियों के, क्या ये मजहब के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं? अरे एक हाथ में तलवार दूसरे में कुछ और लेके हत्याएं करना, उसको आतंकवादी कहते हैं। आप अंतर तो स्पष्ट हो जाने दीजिए। अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, आपने डिफरेंस बता दिया भाई। यहाँ पर एक मिनट सुनिए ना रागिनी नायक, अंतर तो समझिए ना। अपराध अलग होता है, आतंकवाद अलग है। आतंकवाद की जमीन आप तैयार करते आ रहे थे, आतंकवादियों के साथ किड ग्लव्स के साथ आप बर्ताव करते थे, हुर्रियत से मुलाकातें करते थे और अपनी कारगुजारियां छिपाने के लिए भगवा आतंकवाद का तमगा चस्पा करने की कोशिश की। धुल गए सारे दाग। संदीप जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी और संघियों के साथ ये है कि उन्हें लगता है कि वो जितना झूठ बोले, चिल्लाकर बोले, जोरदार बोले, तो वो झूठ को सच साबित कर लें। और एक अहंकार भी है, उन्हें लगता है कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में जब तक आप जैसा एक भी सच्चा पत्रकार है जो दोनों पक्षों को कटघरे में रखकर सवाल पूछता है, इस देश में जब तक राहुल गांधी जैसा नेता है जो धर्म के ऊपर, धार्मिक उन्माद के ऊपर प्रश्न होता है तो संविधान उठाता है हाथ में, और इस देश में जब तक कांग्रेस पार्टी है जो हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, हर प्रांत, हर भाषा, हर क्षेत्र के व्यक्ति को समान अधिकार दिलाकर इस देश का नागरिक समझती है, तो मैं समझती हूँ ये मंसूबे, इनके मनगढ़ंत कहानियां पूरी होंगी नहीं। मनगढ़ंत कहानियां तो आपकी भी थी। एक मिनट सुनिए ना, भगवा आतंकवाद की बात आज सुनिए ना रागिनी। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना मुस्लिम आतंकवाद होता है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म को नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आतंकवादी होता है। ये गोल्डन वर्ड्स, ये स्वर्णिम शब्द आज बोले दिग्विजय सिंह, लेकिन यही दिग्विजय सिंह 16 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को चिट्ठी लिखते हैं, आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, और 10 मई 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहते हैं ये हिंदू संगठन आतंकवाद में संलिप्त हैं, और नाम लिया अभिनव भारत, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। आज इनको याद आ गया ना हिंदू होता है ना मुसलमान, तब बता रहे थे हिंदू आतंकवाद। देखिए, अगर हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इजाद कांग्रेस पार्टी को करना होता तो जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी उसी दिन कर दिया होता। तब तो कोई ऐसा विपक्ष भी नहीं था जो आवाज उठाता और कहता नहीं ये सही है, ये गलत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ना कभी ये मंशा रही, ना हमने चेष्टा की कि धर्म को 2 दिसंबर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि सरकार जिहादी आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। शब्द इस्तेमाल किए हिंदू आतंकवाद। मैंने वो सवाल आपका पहले भी सुना, तो अगर हमें भगवा आतंकवाद शब्द को बनाना होता, इजाद करना होता, तो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उस दिन कर दिया। नहीं, फर्क है। एक मिनट सुन लीजिए। अब आपने 3 सवाल पूछे, मैं जवाब दे दूं। आपने आरके सिंह की बात कही, गृह सचिव थे। भगवा आतंकवाद शब्द का देश की राजनीति में पहला इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति आरके सिंह थे। आप एक बार तथ्यों को चेक कर लीजिए। और उन्हीं आरके सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है, तो किसकी शह पर वो भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग करके भारतीय राजनीति के दंगल में उछाल कर चले गए? ये बात तो आप छोटी मछली का नाम ले रहे हैं। वो गृह सचिव थे। एक नहीं, अभी रुकिए ना, आई एम स्टिल फर्म ऑन दिस। रुकिए, थोड़ा फैक्ट चेक होगा ना। सुनिए ना, 25 अगस्त 2010 डीजीपी की बैठक थी अखिल भारतीय स्तर की। पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया। उसके बाद आपके उस टाइम के मीडिया प्रभारी
जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि आतंक का कोई रंग नहीं होता। फिर जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे वो गृह मंत्री बन गए थे, हिंदू आतंक और भगवा आतंक की बात की, बाद में माफी मांगी। ये अकेले आर.के. सिंह ने थोड़ा कर दिया। संदीप जी नहीं सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं। अगर पी चिदम्बरम जी ने भगवा शब्द का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस पार्टी का औपचारिक मत उस पर क्या था, ये जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा। और सिर्फ खंडन नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद का, आतंकी का ना कोई धर्म है ना कोई रंग है, आतंकवाद मानवता और इंसानियत के खिलाफ अपराध है, इसलिए अक्षम्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मासूमों की हत्या को सही ठहराता हो। पहली बात। दूसरी बात, आप तमाम पूरे देश का नैरेटिव देखिए। आप मुझे ये बात बताइए, आपने अभी विजय शाह की बात की, अगर विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते हैं तो क्या आप उसे भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक बयान मान लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह देंगे हाँ ये तो हमारा औपचारिक बयान है? यदि कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति ने गलती से भगवा आतंकवाद गलती की थी ना, हमने इजाद नहीं किया, नहीं बस ये गलती की थी ना, ये बात आप स्वीकार रही हैं। पर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जी ने स्वीकारा, ये आपने भी बताया है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं रागिनी, एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किया। आप हिंदू मुसलमान जानकर करना चाहते हैं, एक वर्ग को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कि देखिए दूसरे को भी आतंकवादी हम कह रहे हैं। संदीप जी मुझे एक बात बताइए, अगर 70 साल कांग्रेस पार्टी की 65 साल सरकार रही है तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से रही है? क्या हिंदुओं का वोट हमें कभी मिला ही नहीं? और ये कैसा अनर्गल आरोप है कि हम ये चाहते हैं देश में कि हिंदू मुसलमान हो। अरे अगर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खत्म हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी जड़ मूल से खत्म हो जाएगी, जैसे जनसंघ खत्म हुई। आरएसएस को तीसरे राजनीतिक दल को इजाद करना पड़ेगा। इसीलिए हिंदू मुसलमान आज भी अगर कोई कर रहा है, किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आकर हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, लेकिन जो भाजपा के प्रवक्ता है वो क्या बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर, क्यों बोल रहे हैं बार बार हिंदू मुसलमान भगवा भगवा? ये भगवा नहीं, पर जो सौरभ मालवीय कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूरी सूची देखी जाए तो अधिकांश, इफ नॉट ऑल, सारे नहीं पर अधिकांश आतंकवादी संगठन वो मुस्लिम हैं। तो हर मुसलमान को आतंकवादी कह देंगे क्या? आपने जैसा कहा कि अगर लिट्टे हिंदू हैं आतंकवादी हैं, नक्सली आतंकवादी हैं, अगर खालिस्तानी सरदारों को हिंदू माने वो आतंकवादी है, तो हर हिंदू आतंकवादी है। हम कुछ व्यक्तियों की पूर्वोत्तर भारत में जितने अल्ट्रा जो उग्रवादी संगठन है वो कौन से मुसलमान हैं, वो उनको भी जोड़ लीजिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ये आज भी नैरेटिव क्यों लाया गया? आज जब ये डिस्कशन होना चाहिए था कि 30 बार ट्रंप ने कैसे कह दिया कि सीज फायर कराया, 25% का टैरिफ कैसे हम पर लगा दिया गया, पेनल्टी कैसे ठोक दी गई, तो आज हम फिर हिंदू मुसलमान और भगवा टेरर पर बात कर रहे हैं। और एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ, फिर चाहे आप आगे चले जाइएगा, 10 सेकंड दीजिए मुझे। भाई एनआईए जो है वो सरकारी एजेंसी है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। देश में किसकी सरकार है? भाजपा की। 2016 से मोदी जी की नाक के नीचे तफ्तीश चल रही है। प्रोसिक्यूशन का काम एनआईए कर रही है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है दोषी को के आरोप सिद्ध करना, दोष मुक्त कराना नहीं। और आज बरी हो जाती है सारे आरोपी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाच रहे हैं। उसी से पता चलता है कि एनआईए दोष मुक्त कराने के लिए चुना ये पूरी तफ्तीश करके। इससे क्या ये साबित नहीं होता कि आपके तहत सरकार ना इसका पहलू दूसरा है। ना रागिनी, इसका पहलू दूसरा है। 2008 में महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, डबल इंजन सरकार थी। अपना नैरेटिव गढ़ने के लिए, उसे और एस्टैब्लिश करने के लिए हम ये क्यों ना मान ले कि फर्जी केस में इनको डाला गया। ऐसा केस था, उसको सॉल्व करने में 17 साल लग गए। देखिए एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे जी आज इस दुनिया में नहीं है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठाएं, आज आपको चलाना भी चाहिए था संदीप जी। उन्होंने कहा कि हमने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इनको आरोपी घोषित किया है और इनको अरेस्ट किया है। आज वो इस देश में नहीं, आज इस दुनिया में नहीं है। 26/11 में शहीद हुए, उनके लिए साध्वी प्रज्ञा कहती है कि मेरे श्राप से, मैं तो साध्वी भी नहीं क्या कहूंगी, आज भी मेरे श्राप से मर गए। तो मुझे आप ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2015 में आकर रोहिणी कहती है कि भाई मेरे ऊपर तो दबाव डाला जा रहा है, 6वें अधिकारी है एनआईए के, वो कह रहे हैं घोष लो। क्यों दबाव डाला जा रहा था? आई थी ये 2016 की खबर है, ठीक है। 2017 में उनको क्यों हटा दिया गया? 1 मिनट, 2017 में मकोका के आरोप क्यों हटा दिए गए?
यूएपीए के आरोप इसलिए हटाए गए क्योंकि जो इंटरसेप्शन हुआ था कॉल्स का, उसका एनआईए ने ठीक से सैंक्शन नहीं लिया था। और जो आपने शुरुआत में सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं आप एपेलेट कोर्ट में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं एनआईए यही जो सवाल मैं प्रोसिक्यूटर अब का केस पूछ लड़ लूं, रही है, आपकी इजाजत हो तो रागिनी एपेलेट कोर्ट एक में सेकंड जाए। रुकिए ना। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भाई, मालेगांव धमाके में यहां आरोपियों को बरी किया गया, तो आपके मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। पर आप ही की सरकार 21 जुलाई को मुंबई सीरियल धमाके में हाई कोर्ट का फैसला आता है, 12 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और स्टे भी ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऊपरी अदालत या बस हो गया, एनआईए ने कह दिया तो भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। सब मनगढ़ंत आरोप थे। संदीप जी देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो पूरे देश में, जिस पे चर्चा चूँकि आपके चैनल पे है तो इस पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम लोग अपराध को और अपराधी को किसी भी दूसरे चश्मे से नहीं देखते। सिर्फ हम लोगों की मंशा रहती है कि जिस आदमी ने अपराध किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके योगी खिलाफ आदित्यनाथ भारत के कानून के अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई हो, होनी पुष्कर चाहिए सिंह और धामी यदि वो हो, दोषी है तो हिमंता उसको सजा बिस्वा मिलनी शर्मा चाहिए। हो, 4 इस बड़े स्पष्ट- मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुनिए ना, बीजेपी के वो तो ऐसे कह रहे हैं ये तो सारे आरोप निराधार थे, बस एनआईए ने जो कह दिया वो आखिरी फैसला है, अंतिम फैसला है, कोई भगवा आतंकवाद है ही नहीं, ये राजनीतिक साजिश थी, बस बात खत्म। मेरा सवाल सीधा है, सीधा जवाब दीजिए ना प्लीज सर। आपकी सरकार ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी क्या? नहीं, एनआईए ने कहाँ कहा? नहीं संदीप जी, एनआईए ने नहीं कहा, ये तो कोर्ट का आदेश हुआ है। नहीं देखिए कि किन आदरणीय मुख्यमंत्रियों ने क्या बोला है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाह रहा हूं इस बात को कि हम लोग आतंकवाद को और आतंकवादियों को सिर्फ आतंकवादी के रूप में देखते हैं। कहाँ से हैं, क्या है, किस धर्म के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये भी हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के लिए इसकी पक्षधर है कि जो आतंकवाद जांच का कोई धर्म नहीं होता ना, पर यहाँ बताया जा रहा है भगवा तो आतंक हो ही नहीं सकता और कोर्ट उसके बाद फैसला करे। यहाँ पर भी जो फैसला ब्रिजमोहन हुआ भाई, है पर वो यहाँ पर एनआईए तो ने, ये ताल ठोकी जा रही है हिंदू कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता, मतलब आतंकवाद का पूरा ठेका मुसलमानों ने ही ले संदीप जी रखा है। देखिए कि ये सही है बयान, इत्तेफाक रखती है एनसीपी इससे। संदीप जी जो संदीप जी नहीं संदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो आप बयानों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि हम लोग आतंकवाद को सिर्फ आतंकवादी के रूप में देखते हैं और हम लोग ये, हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि देश में आतंकवादी घटनाएं ना घटें और यदि कोई इससे लिप्त है, कोई इस पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं तो उनके खिलाफ शासन प्रशासन मजबूती के साथ काम करे और तथ्यों के आधार पर डबल इंजन सरकार चल रही है, कार्रवाई करे। हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास आपके करते हैं। अधीन, यहाँ पर केंद्र भी में एनआईए आपकी हमारे देश सरकार, की सूबे में आपकी सरकार, ये तो मतलब कमाल हो रहा है। एनआईए 17 साल लग गए, 6150 दिन ब्रजमोहन भाई, और नतीजा सिफर, फर्जी केस चल रहा था। यह है आपकी जांच एजेंसी, यह है आपकी सरकार। नहीं संदीप जी देखिए एनआईए, देखिए संदीप जी, ये एनआईए तो शायद 2011 में उसने इस केस को अपने हाथ में लिया था, लेकिन एनआईए हमारे देश के एक बहुत बेहतरीन और संजीदा जांच एजेंसियों में जानी जाती है और उन्होंने जो भी उनके सामने तथ्य आए वो उन्होंने कोर्ट के सामने रखे। निर्णय तो कोर्ट ने लिया है, एनआईए ने निर्णय कहाँ लिया? निर्णय की बड़ी तस्वीर ब्रिजमोहन भाई, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोकिएगा और मुझे टोकिएगा भी। सुनिए ना, एक वो फिल्म आई थी ना, आपने भी देखी होगी, नो वन किल्ड जेसिका। वो जेसिका लाल की हत्या की गई थी, वो अदालत में ऐसे दांव पे चले, ऐसा खेल हुआ, पता ही नहीं लगा किसने मारा। नो वन किल्ड जेसिका, बाद में तो खैर सजा हुई,
तो मालेगांव में धमाके किसी ने किए ही नहीं। वो 100 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए, 7 लोग ऐसे ही मर गए, धमाका किसी ने किया ही नहीं भैया। ये निकला, ये पता लगा हमें 17 साल बाद। संदीप जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बात सच है। अंततोगत्वा ये तो पता लगना ही चाहिए कि इनके पीछे लोग कौन थे, इसके पीछे हाथ किसका था, इसके लिए एक्चुअली जिम्मेदार लोग कौन है। तो उसके लिए तो अपील करनी पड़ेगी ना, जांच एजेंसियों को उसके लिए अपील करना जरूरी हो जाएगा कि भाई ये पूरी जांच सही हुई है या जांच का मट्ठा कर दिया गया, करना चाहिए। ये प्रश्न ऑल द मोर रीजन की अपील होनी चाहिए इस फैसले के खिलाफ, ताल ठोकने के बजाय। एनआईए मैं सोचता हूं इस मामले में, मैं सोचता हूं कि इसके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इसको लेकर ऊपरी कोर्ट में निश्चित रूप से अपील भी होगी और फिर से चलिए अभी इंतजार करते हैं, आज ही फैसला है। 2 दिन आज तत्काल ये कह देना किस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी या इस प्रकार का एक मंतव्य पैदा करना, हाँ उसमें तो अपील कर दी थी और एक ही दिन में रोक भी लग गई थी। पर यशोवर्धन झा आजाद एनआईए 6150 दिन तफ्तीश के बाद कहती है मालेगांव धमाके किसी ने किए ही नहीं। तो किसने किए ये पता करने के लिए तो अपील होनी चाहिए ना, या यहां पर यह ताल ठोकी जाएगी भाई भगवा आतंकवाद होता ही नहीं, ये तो राजनीतिक साजिश थी और बात खत्म। एनआईए ने, सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा ओएटीएस के उस अधिकारी को, हेमंत करकरे ने, जिसने कि वाकई इस केस को सही दिशा दी और एक इन्वेस्टिगेशन सही तरफ से किया। क्योंकि जहां आज़ाद नगर में ये जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें विवेचना एक दूसरे तरफ से जा रही थी। एनआईए में मैं ये कह सकता हूं कि उस समय बहुत ही अच्छे अफसर थे, संजीव सिंह थे जो अब नहीं रहे हैं, और वो बल्कि मध्य प्रदेश के बेस्ट इन्वेस्टिगेटर थे, उसीलिए उनको एनआईए में लाया गया था। एनआईए ने 2016 में अपने चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा को हटाया, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं और उन्हें अन्य सेक्शन से बढ़ाकर ये किया और अब बरकरार किया। अब सवाल ये है कि दोनों जजमेंट, मुंबई जजमेंट और इस जजमेंट के बाद ऐसा लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें कि जिसमें कि किसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनआईए में जो इतने अच्छे अफसर रहे हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट में और इसमें, वो ऐसा करें कि लीगल सैंक्शंस में भी गलती है, केस मैं थोड़ी इसकी तफसील दे देता हूं यशोवर्धन जी, आपकी इजाजत से। एनआईए कोर्ट ने क्या कहा, जांच एजेंसी ये साबित करने में नाकाम रही कि विस्फोट बाइक में हुआ था, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, बाइक का शैशे नंबर, चेसिस नंबर नहीं मिला, साध्वी की बाइक जरूर है लेकिन बाइक उनके पास थी, इसका सबूत नहीं है, प्रसाद पुरोहित यानी कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ जांच के बारे में मंजूरी नहीं ली गई। ये तो बचकाना गलतियां हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसी बचकाना हरकत किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा की जा सकती है। मुझे हैरत हो रही है कि ऐसी सी चीज़ें जो बताई गई हैं, तो या तो कुछ अंदर से ही खराब है तरीके से। हर ये केस जब भी इस तरह से खराब होता है तो एजेंसी के जो मुखिया हैं उनका ये कर्तव्य है, घटना स्थल से छेड़छाड़ की गई, ये साबित नहीं हो पाया, बम किसने रखा। इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी हैं उस पर पूरी जिम्मेवारी डालते हुए उनके खिलाफ सजा दें उनको। और यही काम पुलिस को भी करना, पुलिस को ही नहीं बल्कि मुखियाओं को भी करना चाहिए। और जहां तक प्रोसिक्यूटर्स का सवाल है, उनकी भी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हमारी प्रोसिक्यूशन की स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको ये कहूँगा अभी कि मेरी मान्यता है कि जिस दिन आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को स्वायत्तता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए आज इस निर्णय के बाद और बम्बई ब्लास्ट के निर्णय के बाद मैं आशा करता हूं कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे जो माननीय पॉलिटिशियंस हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के, वो कम से कम इनको अपने हाथ से जकड़ा जो हुआ है उनको अगर छोड़ दें, सही लोगों की नियुक्ति करें,
तो मैं समझता हूं ये जितने एक एजेंसी और बहुत आंकड़ा ही अच्छा कार्य यशोवर्धन जी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एनआईए कहने को सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्वीकृत पद हैं यहां पर 1901 और इसमें से खाली पड़े हैं 541, 28% जगह तो खाली पड़ी है। इसलिए कहना चाहता हूं कि एजेंसियों की अगर हालत ये रहेंगी और उसमें सही लोग नियुक्त नहीं किए जाएंगे तो वैसी ही स्थिति बनी रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव कभी नहीं होगा। जहां भी किसी भी एजेंसी के पल्ले कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जो राजनीति से संबंधित है, उस केस में तत्काल उस पर प्रभाव आ जाता है। अब मुझे और वो केस अब सही मैं एक तरीके से अहम थोड़ा राजनीतिक पुट वाला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस तरह कोई 17 साल केस चल रहा है और वो सारे आरोपी बरी हो जाएं, यशोवर्धन जी, ये तो सरकार और सरकार की जांच एजेंसियों के मुंह पर तमाचा है, करेक्ट? पर यहां खुशियां मनाई जा रही हैं, देखिए हमें बदनाम करने की साजिश थी और पोल खुल गई, सनातन को बदनाम किया जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ही अपनी ही जांच एजेंसी की नाकामी, बचकाना जांच का बचाव ही नहीं कर रही, उसका उत्सव मना रही है। इसी से साफ पता लगता है कि जहां भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक कोई भी कारण किसी भी इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण से जुड़ा रहता है तो उसकी यही स्थिति होगी बराबर, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगले भी सारे निर्णय इसी तरह से होंगे। और इसी को हिंदू मुसलमान जो है मतलब अगर मुंबई ब्लास्ट को लेकर फैसला आता है, 12 आरोपी बरी कर दिए जाते हैं, 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए जाते हैं। क्या यहां भी ऐसा ही करना होगा अगर निष्पक्ष दिखना है सरकार को? चाहिए। और इस केस के खिलाफ मैं समझता था कि अभी तक अपील हो गई होगी, लेकिन शायद आप मुझे बता रहे हैं कि अपील नहीं हुई है। जिस केस के पीछे नहीं अपील की है, नहीं, जो आरोपी हैं, जो मारे गए हैं, मृतकों के परिजन, वो ऊपरी अदालत में जाने का मन बना रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। ये दुर्भाग्य है मैं कहूंगा, क्योंकि सरकार की एजेंसी है जिसने इतनी मेहनत की थी। सरकार ने इसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाई थी, बेस्ट कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स लगाए थे। उसके बाद अगर सरकार इसके खिलाफ अपील नहीं करती है तो ये बहुत ही दुखद। अब किस नजरिए से आप देखते हैं ये 3 तस्वीरें जो मैंने दिखाई हैं? एक जगह है हर्षोल्लास, जांच एजेंसी कहती है भाई ये आरोपी इन्होंने तो किया ही नहीं या वो साबित नहीं कर पाती, अदालत का ये मानना हो जाता है। दूसरी तरफ 12 आरोपी मुंबई धमाके में छूट जाते हैं और तीसरी तरफ हमें नहीं भूलना चाहिए करगिल के उस योद्धा के साथ जो हुआ रात के 12 बजे परिवार के साथ। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? संदीप जी, ये जो मालेगांव विस्फोट केस है, इसकी एक खास तरह की राजनीति है और मैंने इस राजनीति के ऊपर काफ़ी गौर भी किया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मेरे मित्र हैं उनसे मेरी बातचीत हुई इस सवाल के ऊपर, तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे बताई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उनका कहना ये था कि अगर यूपीए सरकार मालेगांव केस के तहत भगवा आतंकवाद का सवाल नहीं उठाती और वहाँ से भगवा आतंकवाद की बात नहीं कही जाती तो हम लोग शायद नरेंद्र मोदी को जिस उत्साह के साथ हमने समर्थन दिया 2014 के चुनाव में, हम नहीं देते, क्योंकि हम बहुत संवेदनशील हैं इस सवाल के ऊपर। संघ परिवार का मानना यह था कि अगर भगवा आतंकवाद कहीं साबित हो गया किसी तरीके से और उसमें किसी की सजा हो गई, अदालत से फैसला निकल आया अगर किसी वजह से, तो हमारा पूरा का पूरा जो भारतीय समाज को अपने तरीके से बदलने का जो प्रोजेक्ट है एक लंबी प्रक्रिया में, वो प्रोजेक्ट सांसद में फंस जाएगा और बिल्कुल पूरी चीज पटरी से उतर जाएगी। संघ का हिंदुत्व जो है पूरी तरीके से डिरेल हो जाएगा। अब आप देखें जो ये जो कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा थी, इनके संगठन का नाम क्या था? अभिनव भारत। अभिनव भारत वीर सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित सीक्रेट सोसाइटी थी। अच्छा, वो लोग हिंदुत्व का ये जो पक्ष है, मतलब जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको नापसंद करता है, इसीलिए आज तक सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया। हाँ, भारत रत्न किन किन को दे दिया गिनती करना मुश्किल है, लेकिन सावरकर जो कि हिंदुत्व के मूल सिद्धांतकार हैं उनको नहीं दिया गया भारत रत्न। तो मैं ये मानता हूं संघ इस पूरे रुझान से, जो रुझान निश्चित रूप से था, इस रुझान से बहुत चिंतित था।
इसीलिए जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, एनआईए जो कर रहा था 2016 से पहले तक, वो पूरी तरीके से बदल गया। ये दो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं। वो रोहित सेलियन ने जो हाँ, माना कि मेरे ऊपर दबाव आ रहा है एनआईए के अधिकारियों का, पहले स्लो। जी हाँ, वो पहले कुछ और कर रहे थे, मतलब जांच एजेंसी अपने वकील को कह रही है आप ज्यादा आक्रामक रहने की जरूरत नहीं है अदालत में। तो ये तो बाकायदा संघ की तरफ से ये एक बिल्कुल स्थापित निर्देश रहा होगा। मेरा मानना यह है कि भाई इस मामले में तो ऐसा ही पर होना आतंक चाहिए। का अब रंग खोजने लगेंगे, हम ये बताने लगेंगे हिंदू नहीं कर सकता, हिंदू फिर तो ना बलात्कार कर सकता, ना हत्या कर सकता, हिंदू बिल्कुल सही शनु हैं, बाकी सारी दिक्कतें दूसरे समुदाय में हैं। ये उसी में तो फिर माइथोलॉजी बनाने की के घर में पहुंच जाते हैं ना रात को 12 बजे, प्राइवेट मिलिशिया वाले गुंडे हैं ये, और कौन है? अब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं मालवीय जी, वो कह रहे थे कि कुछ चीजों को समाज पे छोड़ देना चाहिए। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप नॉन स्टेट रात को 12 बजे मेरे आके घर नॉन स्टेट सरकार द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, पुलिस द्वारा संरक्षित नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में समाज को छोड़ देना चाहते हैं। वो जो मन में आएगा करेंगे, चाहे वो गोरक्षक हों, चाहे वो जो कांवड़ियों का उत्पात हमने देखा, कांवड़ वाले हों, सही, चाहे वो घर वापसी का बात करने वाले हों, चाहे लव जिहाद वाले बात हों, ये सब इसी तरीके से चलेगा पूरा का पूरा। औचित्य क्या है इनका? बहुत बड़े पुलिस के साथ वो पहुंच जाते हैं रात को, किसी का दरवाजा खड़े हो, कौन भाई तुम? संदीप जी, भारत के इतिहास में एक गिरफ्तारी नहीं हुई, 5 दिन हो गए। ठीक कह रहे हैं आप। भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन स्टेट एक्टर्स की गतिविधि और उनकी सक्रियता आप कभी नहीं देखेंगे। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स इस वक्त जनता के बीच में घूम रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं। उनकी पास अपनी एक योजना होती है, उसके तहत वो काम करते हैं और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। समाज के ऊपर कुछ बातें क्या छोड़ देनी चाहिए? दर्शकों, ये सवाल भी आपके लिए छोड़ जाता हूं। और समाज के ये जो ठेकेदार हैं, फिर वो आपके घर में घुस सकते हैं, आपको डरा धमका भी सकते हैं। फिर हमारी संस्थाओं की क्या जरूरत है? फिर सरकार किस लिए? फिर अदालतें किस लिए? फिर पुलिस किस लिए? फिर ईडी किस लिए? फिर एनआईए किस लिए? सीबीआई किस लिए? सब कुछ फिर समाज पर ही छोड़ दो। फिर तो वही नंबर्स गेम, बहुसंख्यक, वो जो चाहेंगे वो होगा, तो हिंदू जो चाहेगा वो होगा, मुसलमान के लिए जगह नहीं बचेगी। तो फिर हमारे संविधान के क्या मायने? हम सबको बराबर देखते हैं, बराबर आंकते हैं। ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिन पर आपको भी गौर करना होगा दर्शकों। और इसमें देश का कल्याण है या हम गलत राह चुन रहे हैं? सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।